जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो आज हम इस प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से हल करते हैं। तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 5.6 किलोवाट का मान कितना होगा। ठीक है, तो 5.6 किलोवाट का मान पूछ रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे पहला का हल लिखेंगे। कह रहा है 5.6 किलोवाट का मान, 5.6 किलोवाट घंटा, 5.6 किलोवाट घंटा का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं साथियों कि 1 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो 5.6 किलोवाट घंटा का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम 5.6 का 3.6 में गुणा कर दें तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। और गुणा कर लीजिएगा तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 20.16। ठीक है, गुणा करने पर 20.16 मिलेगा। और यहाँ पर 10 की घाते क्या है, गुणे 10 की घाते 6 जूल। यही आपका पहले का हल है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे का हल। तो देखिए 1 न्यूटन का मान पूछ रहा है, 1 न्यूटन का मान। तो हम जानते हैं कि बल का सूत्र क्या होता है। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल को जब से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह हो जाता है F बराबर ma हो जाता है बल का सूत्र। ठीक है, तो बल का जो स्थायी मात्रक होता है, बल का स्थायी मात्रक की बात करें तो बल का स्थायी मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेंगे तो बल की सीजीएस पद्धति मात्रक बताएंगे डाइन। क्या बताएंगे, डाइन। ठीक है, डाइन बताएंगे कि बल का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है डाइन और स्थायी पद्धति मात्रक होता है न्यूटन। और बल का अन्य मात्रक की बात करें तो सूत्र की सहायता से बल का मात्रक हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हम जानते हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, हम बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन जो होगा वह 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर सेकंड घाते 2 के बराबर होगा। आपका यही दूसरे प्रश्न का हल है। ठीक, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना क्या होगा। यानी कार्य पूछ रहा है, जी का मान दिया है और कार्य पूछ रहा है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे तीसरे प्रश्न का हल। ठीक है, तीसरे प्रश्न का हल देखिए, फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है और कितने मीटर ऊपर तक उठाता है, तो 1.5 मीटर ऊपर तक उठाता है। ठीक है, और अपने सिर पर यानी हाइट का मान दे दिया, h का मान दे दिया है और m का मान दे दिया है और g का मान भी दिया है यहाँ पर। तो कार्य का सूत्र हो जाएगा W बराबर mgh।
W बराबर mgh। m का मान 12 किलोग्राम गुणे g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h का मान 1.5 मीटर। अब इन सब का गुणा कर देते हैं, इनको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 10 गुणे 15 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 15 दहा में 130 होता है और 15 यानी 130, 15 दहा में 150, सॉरी 15 दहा में 150 और 15 दूना 30, 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180 जूल। 15 दहा में 150 और 15 दूना 30, 30 और 150 180 जूल हो जाएगा। यही इस प्रश्न का हल है। चौथा प्रश्न कह रहा है 1 जूल किसके बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे चौथे प्रश्न का हल। हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, बल को हम F से और विस्थापन को हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर F हो जाता है। तो कार्य का जो SI पद्धति मात्रक है वह जूल है। यहाँ लिखेंगे 1 जूल वह 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर हो जाता है, क्योंकि बल का SI पद्धति मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर होता है। तो 1 जूल बराबर कितना, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है, यानी 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। यही आपके चौथे प्रश्न का हल है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक विशेष घर में 5 किलो 5 दिनों में, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 यूनिट की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो साथियों 5 दिनों में 100 यूनिट की खपत होती है। एक घर में 5 दिनों में 100 यूनिट की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए, ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाए, जूल में परिवर्तित किया जाए, तो यह कितनी होगी। तो हम जानते हैं 1 यूनिट का मान हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 100 यूनिट का मान, 100 यूनिट खपत का मान हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर सर्वप्रथम हम लिखते हैं पांचवें प्रश्न का हल। पांचवें प्रश्न का हल हम जानते हैं कि 1 यूनिट का मान 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होता है। ठीक, तो यहाँ 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 100 गुणे 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल हो जाएगा। ठीक, जूल में परिवर्तित करना था तो जूल में परिवर्तित कर दिए। अब हम 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घाते 2 गुणे 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की घाते 2 जूल। 10 की घाते 2 और 10 की घाते 6 मिल करके हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घाते 8 जूल। यही आपका पांचवें प्रश्न का हल है। पांचवें प्रश्न का हल है। आइए छठा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। छठा प्रश्न कह रहा है कि 20 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। कोई यात्री है और अपना सूटकेस लिया है और उस सूटकेस का वजन 20 किलोग्राम है। उसके वह अपना सूटकेस लिया है और उसका जो सूटकेस है उस सूटकेस का वजन 20 किलोग्राम है और अपने सर पर उठाकर ऐसे ही खड़ा है, तो किया गया कार्य शून्य होगा वहां पर, यानी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वहां पर उसके द्वारा विस्थापन तो हो नहीं रहा है। इसलिए
छठा प्रश्न का हल होगा शून्य। क्या होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 20 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य शून्य है, शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। आइए अब 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। कितना मीटर ऊंचाई तक उठा रहा है? 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। 100 यानी एक लड़का है, 120 न्यूटन का भार एक बक्से, यानी बक्से का वजन कितना है? 120 न्यूटन, और वह उसे कितना ऊंचाई तक उठा रहा है? 2 न्यूटन ऊंचाई तक उठा रहा है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम हम 7वें प्रश्न का हल। यहाँ लिखेंगे 7वें प्रश्न का हल। तो देखिए, न्यूटन का दिया, भार कह दिया साथ में, तो mg का मान हो गया, और ऊंचाई कह दिया तो h का मान हो गया, और कार्य निकालना है तो सूत्र, कार्य का सूत्र हो जाएगा W बराबर mgh। तो W बराबर mgh की सहायता से W बराबर mgh, ठीक है, इस पे रखकर हल करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो mg का मान कितना दिया है? 120 न्यूटन गुणे ऊंचाई का मान 2 मीटर। तो 12 दूना 24 यानी 240 जूल आपका 7वें प्रश्न का हल है। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कर रहा है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि एक पुलिस 100 मीटर की ऊंचाई, 100 मीटर की दूरी, एक पुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है। यानी एक पुली है, वह 100 मीटर दूरी तय करता है, और 100 मीटर दूरी तय करता है वो तो ठीक है, लेकिन अपने साथ 500 न्यूटन का भार उठाया अपने सर पर। कोई सामान लिया है, 500 न्यूटन का है, और वह 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, यहाँ पर ऊपर सामान लिया है 500 न्यूटन का, और 100 मीटर चल रहा है, तो सामान और दूरी तय कर रहा है, तो उसके स्तर पर तो समान है, और दूरी 100 मीटर तय किया, तो यानी कितने अंश का कोण बना रहा है? यहाँ पर 8वें का पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर लिया है, ऊपर 500 न्यूटन का भार लिया है, और 100 मीटर चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है। इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो देखिए, 100 मीटर 500 का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है? साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर होता है W बराबर FS cos थीटा, cos 90 अंश का मान 0। तो यहाँ पर होगा कार्य शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि जो कार्य का सूत्र होता है, देखो यहाँ पर दिया है मीटर, न्यूटन, ठीक है, W बराबर FS cos थीटा, यानी S का मान दे दिया, F का मान दे दिया, और cos थीटा होता है 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 90 डिग्री। cos 90 अंश का मान 0 होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है, और सब में गुणा हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0, अर्थात वहाँ पर कार्य कुछ भी होगा नहीं। ठीक है,
देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है एक लड़का जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है। कितने मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है? 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़का द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, यानी कितना कार्य किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9वें प्रश्न का हल। यहाँ पर हम लिख देते हैं 9वें प्रश्न का हल। 9वें प्रश्न का हल लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 9वें प्रश्न का हल। तो देखिए 200 न्यूटन दे दिया, यानी mg का मान 200 न्यूटन और ऊंचाई 2 मीटर, तो हो जाएगा W बराबर mgh, यानी 200 गुणे 2, 2 दूना 4, 400 जूल 9वें प्रश्न का हल होगा। 400 जूल 9वें प्रश्न का हल होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न कह रहा है 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है। कोई वस्तु है, उस पे 50 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और जब बल लग रहा है 50 न्यूटन का, तो वह वस्तु 10 मीटर की दूरी तक विस्थापित होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तब बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, यानी न्यूटन का मान दे दिया और मीटर दे दिया, यफ और न्यूटन, यफ W बराबर एफ होता है। यहाँ पर हो जाएगा कार्य कितना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 10वें प्रश्न का हल। 10वें प्रश्न का हल यहाँ पर हो जाएगा W बराबर एफ 50 न्यूटन, तो 50 बड़े 10 मीटर, तो हो जाएगा 500 जूल। 500 जूल कार्य होगा। ठीक है, कितना जूल कार्य होगा? 500 जूल कार्य होगा। यदि 50 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो उस पर कितना कार्य होगा? 50 जूल का कार्य होगा। अर्थात हमारा 10वें प्रश्न का आंसर कितना है? 500 जूल। 11वां प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति 200 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। यानी एक व्यक्ति है, 200 किलोग्राम का सामान है और उसको 2 मीटर उठाकर, जमीन से 2 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। ठीक है, तो mg का मान दिया है और h का मान दे दिया, तो 2 दूना 400 जूल। ठीक है, वही बातें, यानी 2 दूना 400 जूल आपका क्या है? आंसर है किसका? 400 जूल। इसका भी क्या होगा? 400 जूल आंसर आएगा। कितना जूल? 400 जूल। कहाँ से? W बराबर mgh से। ठीक है, W बराबर mgh से। और लास्ट प्रश्न कर रहा है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है K बराबर हाफ mv²। K बराबर हाफ mv²। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12वें प्रश्न का आंसर, K बराबर हाफ mv²। ठीक है, और यहीं पर अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र हो जाता है वह हो जाता है P बराबर mgh। P बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी P बराबर mgh। ठीक है, और बात करें यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। अर्थात हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर
गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो साथियों हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।